अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है फोर्सेस से रिलेटेड। ठीक है, तो हम स्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 3 पे आ गए हैं। पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया, तो चैप्टर नंबर 3 पे हम आ गए हैं। और चैप्टर नंबर 3 है फोर्सेस से रिलेटेड कि फोर्सेस किसी भी अगर बॉडी पे लग रही हैं तो वो इक्विलिब्रियम किस तरह क्रिएट करती हैं, और फोर्सेस वो बॉडी स्टेबल कब होती है, तब उस पर किस किस्म की फोर्सेस हैं जो कि इक्विलिब्रियम क्रिएट करती हैं, और इक्विलिब्रियम के कंडीशन में फोर्सेस की क्या वैल्यूज़ होती हैं वो फाइंड करेंगे, और फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे कि वो किस तरह किसी भी बॉडी की बनाई जाती है। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे फोर्सेस किस किस्म की होती हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं जो कि उसमें दो किस्म की फोर्सेस लगती हैं, एक नॉर्मल टू सरफेस और फ्रिक्शन जो कि पैरेलल टू सरफेस। अब देख लें, अब एक बॉडी ये फर्ज करें एक बॉल है दूसरी बॉल के साथ जुड़ी हुई है, तो आप देखना चाहें कि इसके यहाँ पे क्या इसको ये कांटेक्ट जहाँ पे हुई है मिली हुई है आपस में, उस पर क्या फोर्सेस हैं उस जगह पे। तो आप इस एक बॉल को हटाएंगे तो दूसरी आप देखेंगे कि इस जगह पे इस बॉल का जो इफेक्ट आ रहा था इस बॉल पे, या इस बॉल का दूसरी पे क्या इफेक्ट आ रहा था, एक नॉर्मल आ रहा था, इस सरफेस के नॉर्मल एक फोर्स लग रही थी, और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रही थी जो कि इस बॉल के पैरेलल कह लें कि वो लग रही थी। तो ये फ्रिक्शन फोर्स थी। ठीक है, दो फोर्सेस लगती हैं कॉन्टैक्ट में के केस में। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। अगर कोई बॉडी कॉन्टैक्ट हो रही हो तो उस जगह पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनानी हो तो उसकी दो फोर्सेस लगेंगे उस जगह पे, उस पॉइंट पे, कॉन्टैक्ट जगह पे, तो इस तरह की लगेंगी। आपने ये फोर्सेस इस तरह डिस्कस करनी है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए हमें इनका बहुत यूज़ होगा। तो ये पुली एक होती है, पुली में अब एक रस्सी इस तरह जा रही है और एक रस्सी इस तरह जा रही है। ठीक है, तो उसमें आपकी टेंशन होगी हमेशा, जब भी रस्सी के अंदर आएगी वो टेंशन होगी। ठीक है, तो टेंशन हमेशा आप आउटवर्ड ले लें तो बेटर रहेगा। तो वो नेगेटिव साइड बता देगी, वो साइन आपको बता देगा कि ये इसका आपने डायरेक्शन जो ली वो पॉजिटिव सही थी या गलत थी। तो इसमें ये डायरेक्शन टेंशन की होती है पुली के केस में। और इसमें एक और होती है, एक और टाइप की फोर्स है कि वो होती है स्प्रिंग फोर्स। इसमें तो जब कोई बॉडी स्प्रिंग से लगी हो, स्प्रिंग बनी हो और उस पर फोर्स एक्ट हो रही हो, ठीक है, जिस तरह ये फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रही है, तो इसमें जो हम फोर्स फाइंड करते हैं वो इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। ये बात याद रखनी है, K इंटू एल माइनस एल नोट। एल नोट क्या है, ये है बिफोर के फोर्स लगने से पहले जो स्प्रिंग की लेंथ थी, यानी कि अनस्ट्रेच लेंथ जो होगी ऑफ दैट स्प्रिंग वो एल नोट कहलाएगी, और जो स्ट्रेच यानी कि फोर्स लगने के बाद जो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आई, अब जो उसकी टोटल लेंथ होगी वो एल कहलाएगी। ठीक है, आफ्टर तो उनको माइनस करेंगे और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन होगा क्वेश्चन में, वो पुट करेंगे तो यहाँ पे फोर्स आ जाएगी जो कि उस स्प्रिंग पे लग रही है। अब ये आगे एक बॉडी बनी हुई है। ठीक है, ये इस तरह इस पर ये वेट लटक रहा है और ये कुछ वेट है और ये रस्सी से जुड़ा हुआ है। तो इसकी अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं हम तो वो किस तरह बनाएंगे। फ़र्ज़ करें मैं इस जगह को काट के फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, तो वो किस तरह बनाऊँगा। ये देखें यहाँ पे ये शो हुआ है कि यहाँ पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाई जाए तो इस पॉइंट पे सी पे कैसे बनाई जाएगी। सी पॉइंट पे एक इसका अपना वेट है, ठीक है, जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और दूसरा इस रस्सी जो है यहाँ से आपने काटी है तो रस्सी भी डाउनवर्ड खींच रही थी, यानी कि टेंशन थी उसमें, तो वो टेंशन भी आएगी फ्रॉम सी टू डी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे भी टेंशन थी इस रस्सी में जहाँ आपने काटी, तो वो ए टी यानी कि टेंशन इन ए से बी, ये टेंशन आ गई। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाई जाती है इस तरह किसी बॉडी की, और उसको फोर्सेस में शो किया जाता है इन एक्चुअल। तो यहाँ पे हम देखेंगे दो टाइप की फोर्सेस के, थ्री डायमेंशनिंग फोर्सेस, मतलब 3D में जो लग रही होंगी और एक 2D में लग रही होंगी। 2D क्या है, एक्स और वाई में प्लेन सिर्फ दो होंगे और उसमें 3 आ जाएंगे। तो 2D में देख लेते हैं, फिर उसके बाद 3D में देख लेते हैं। तो मैक्सिमम जो एग्जाम्पल टाइप की एग्जाम्पल हो सकती हैं किसी भी फोर्स की, ठीक है, तो वो ये हम देख लेंगे कि इस तरह की जो आज हम देखेंगे सारी एग्जाम्पल इस तरह के ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये ज़रा देख लीजिएगा। इसमें 2 डायमेंशनल फोर्सेस सिस्टम है यहाँ पे एग्जाम्पल 1 के नाम से, जिसमें अब यहाँ पे एक कार है जो कि ऊपर मूव हो रही है और यहाँ पे इसका रस्सी के साथ जोड़ा हुआ है यहाँ पे बी पॉइंट के साथ। तो अब यहाँ पे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन के मुताबिक एनालाइज करेंगे, इसमें टेंशन फाइंड करेंगे रस्सी के अंदर। तो यहाँ पे रस्सी में टेंशन फाइंड करने का उसने कहा है, तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी। ये एक बॉडी है तो इसका एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पर इस बॉडी का अपना एक वेट होगा जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा हमेशा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इसको जो यहाँ पे टेंशन आएगी इस रस्सी के वो इस तरफ है, ठीक है, टेंशन इस रस्सी की इस तरफ है, तो टेंशन आ गई। अब इसके बाद आप ये कॉन्टैक्ट देख सकते हैं कि ये रोड के साथ इसका क्या कॉन्टैक्ट है, इस बॉडी का कॉन्टैक्ट है डायरेक्ट, तो इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी एक जो कि इस तरह लगेगी नॉर्मल टू सरफेस, ठीक है, और जिसका वर्टिकल के साथ एंगल 20 होगा। ये देखें
वो कैसे, ये देखें, इसमें ये यूँ है और फोर्स लग रही है यूँ, ठीक है। अगर ये एंगल 20 है तो ये भी 20 ही होगा इसका वर्टिकल के साथ। किस तरह भला, ये देखें, अगर ये वर्टिकल फोर्स है, ठीक है, और ये फोर्स जा रही है आपकी, ठीक है, इसका एंगल और इसका एंगल बराबर होगा। कैसे भला, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो कौन सी है, वो ये वाली है, ठीक है। ये वाली फोर्स वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसी तरह इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है। तो दोनों लाइनें, इसकी और इसकी दोनों लाइनें एक दूसरी लाइनों के परपेंडिकुलर है, तो क्रॉसपोंडिंग परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान जो एंगल होता है वो सेम होता है। तो ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। तो ये 20 एंगल आ गया वर्टिकल के साथ। अब इसमें सिंपली आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगानी है, जो कि अलोंग द एक्स एक्सिस जीरो कर लें, यहाँ पे फोर्सेस को अलोंग द वाई एक्सिस जीरो कर लें, तो जो आपके पास टोटल फोर्सेस आ जाएंगे। ये एन को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया एक्चुअली, ठीक है। तो नेगेटिव ये शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव इस साइड पे होगा एक्स और इस साइड पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का ये इशू है। तो ये फोर्सेस इक्वल टू जीरो कर ली एक्स के अलोंग, और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू जीरो कर ली। इसमें आप दो इक्वेशन आ गई, अब इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करके एन को एन से काट दें, ठीक है, इक्वल करके, और यहाँ से टी सिंपली रह जाएगा और बाकी एम की वैल्यू आपको नोन है। ये बॉडी का मास है कार का, ठीक है, वो पुट करेंगे, जी पता है 9.81, तो पुट करेंगे यहाँ पे टी की वैल्यू यहाँ पे न्यूटन में आ जाएगी इस तरह। तो एक ये तरीका है। दूसरा ये भी है कि आप सिंपली इसमें से एन वहाँ ले जाएं, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके सिंपली इसमें से एन की वैल्यू, इस इक्वेशन से एन की वैल्यू फाइंड कर लें, क्योंकि सारी वैल्यूज़ नोन है, मुझे सिर्फ एन यहाँ पे अननोन है, तो एन फाइंड कर लेंगे और एन यहाँ पे पुट करके टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये भी तरीक़ेकार है। तो दूसरा है कि हम दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे, सॉरी एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें है कि यहाँ पे एक बॉडी, यहाँ पे वेट लटक रहा है और यहाँ पे ये रस्सी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि पॉइंट बी और सी पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इनके दरमियान हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ये हैं। अब इसमें आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, तो वो मेन पॉइंट से बनानी है कि जहाँ पे सारी फोर्सेज आ जाए। तो ये पॉइंट आप देख लें, इस पॉइंट पे वेट भी आ जाएगा W, और इस पे ये और रस्सी के अंदर टेंशन भी आ जाएगी A से C, और यहाँ पे टेंशन आ जाएगी A से B, जो यहाँ बना ली गई है, ठीक है। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए आपने। उसके बाद पहला काम है आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फिर उसके बाद मास आपके पास गिवन है, यहाँ पे वेट आपका आ जाएगा, सिंपली वेट आपको नोन है। अब TAC और TAB फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने तरीक़ेकार देखा था, कोई भी वेक्टर फोर्स फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड नहीं गिवन, ठीक है, तो TAC फाइंड करना है और TAB फाइंड करना है। तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, एक फोर्स फाइंड करनी है, तो वो कैसे करेंगे, इसमें फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जीरो कर दें और वर्टिकल कंपोनेंट को, यानी कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाते जाना है और आपने सिंप्लीफाई करते जाना है। पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम, फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाना है और साइमल्टेनियसली सोल्व करके इक्वेशन को अननोन फाइंड्स कर लेंगे। तो दो अननोन है और दो ही इक्वेशंस है हमारे पास। एक्स के अलोंग आपने कंपोनेंट जीरो किए, वाई के अलोंग कंपोनेंट जीरो किए, तो ये तो आपको कंपोनेंट रिजोल्व करने आते होंगे, या आपने सिंपली कंपोनेंट रिजोल्व कर लिया और यहाँ पे इक्वेशन सोल्व की साइमल्टेनियसली। TAC और TAB आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई निकल के, ठीक है। ये आप खुद सोल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा आंसर। और ये एंगल कैसे आया, ये एंगल उसी तरह कि ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है 45, ये भी यही होगा, और इसका ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये एंगल इस तरह आया। तो इसके बाद है कि फोर्सेस ऑन अ एयरप्लेन, ठीक है। कोई भी एयरप्लेन टाइप की एग्जांपल होगी तो उसमें अगर फोर्सेस फाइंड करनी है तो आप वो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये उसकी एग्जांपल है। तो इसमें आपको ये सारी फोर्सेस की वैल्यूज़ गिवन है, ये सारा डाटा आपको नोन है, और ये टी आपने यहाँ पे फाइंड करनी है, टी फोर्स फाइंड करनी है, एंगल फाइंड करना है सिंपली, बाकी सब कुछ गिवन है। यहाँ 6 एंगल गिवन है आपका ये वाला, ठीक है। ये एयरप्लेन मूव कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे अल्फा एंगल है, और ये एंगल इसके साथ अल्फा, और ये बीटा यहाँ पे गैमा बन रहा है, ठीक है, एंगल। और यहाँ पे ये वेट है इसका जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो मास भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो इसको सिंपली प्रोसीड करते हैं। इसमें आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है, तो फ़र्ज़ कर लें ये आपने बॉडी ख़त्म की, इसका वेट यहाँ एक्ट कर रहा है, इसकी बैकवर्ड जो ड्रिफ्ट लग रही है वो ड्रिफ्ट डी से जाहिर कर रहा है, जिसका फोर्स यहाँ पे न्यूटन किलो न्यूटन में गिवन है। और ये अपलिफ्ट प्रेशर है जो इसको अप ऊपर मूव कर रहा है, तो ये फोर्स लग रही है एल, और यहाँ पे इसको आगे की तरफ मूव कर रही है जो फोर्स वो टी, वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, वो कितनी फोर्स लग रही है जिससे वो मूव कर रहा है आगे, तो वो फोर्स फाइंड करनी है, टी फाइंड करना है एक्चुअली। तो अननोन देख लें, दो अननोन है, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं। इसमें दो ही इक्वेशन है इक्विलिब्रियम की, वही लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो करेंगे, इक्वल टू जीरो। तो ये सारे कंपोनेंट्स देखें जीरो इक्वल टू जीरो किए, फिर इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, आपस में डिवाइड करके इन दोनों को, इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे। तो देखें यहाँ पे साइन डिवाइड बाय कोस tan के इक्वल हो जाता है, तो tan आ जाएगा, और यहाँ पे आपका t आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ से आपके पास एंगल आ जाएगा। तो यहाँ जब
टी डिवाइड बाई टी आएगा तो टी टी से कट जाएगा, यहाँ पे टेन अल्फ़ा एंगल आ जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा एंगल निकाल लेंगे आप। अल्फ़ा एंगल आ जाएगा तो किसी एक में भी पुट करेंगे अल्फ़ा, बाकी सारी चीज़ें नोन है, सिर्फ टी अननोन है, टी फाइंड कर लेंगे इजीली। तो ये हो जाएगा सॉल्व इस तरह। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगानी है सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए। अब इसमें अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर अब शो हो रहा है। तो इसमें एक पाइप है, ठीक है, जो कि बी से डी की तरफ जा रहा है और इसमें ए पॉइंट भी गिवन है, ठीक है। ये रस्सी यहाँ से ए से सी को मिला रही है और ये सी एक यहाँ पे एक स्लाइडर शो हो रहा है, ठीक है, स्लाइडर है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो ये यहाँ पे रुका हुआ है, तो इस वजह से वो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने फाइंड करना है टेंशन इन इस ए सी रस्सी में जो टेंशन है वो फाइंड करनी है। और दूसरा काम क्या करना है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्लाइडर। अब इस स्लाइडर है, ये एक स्लाइडर है, ठीक है, तो ये नीचे पाइप के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर जो नॉर्मल फोर्स लग रही है, जो स्लाइडर के ऊपर लग रही है, यानी कि नॉर्मल टू सरफेस, इसकी नॉर्मल जो फोर्स लग रही है एन, वो आपने फाइंड करनी है। कॉन्टैक्ट है ना, ये एक दूसरे आपस में कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है, तो नॉर्मल फोर्स फाइंड करनी है इसमें एक्चुअली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टेंशन, पहले हमें देखना है टेंशन कैसे फाइंड करनी है। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो यहाँ पे टेंशन आपने फाइंड करनी है। अब बड़ी मेन बात है इसमें, हमने पिछली वीडियोस में भी देखी कि टेंशन हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हमें अगर टेंशन वेक्टर चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसका टेंशन मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें उसके यूनिट वेक्टर से जो उस डायरेक्शन में है, यानी कि सी से ए की तरफ है, जिस तरफ फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करके उससे मल्टीप्लाई करवा दें अगर उसके मैग्नीट्यूड को, तो हम उसकी फोर्स का वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो वो फोर्स फाइंड करनी थी हमें टेंशन, ठीक है। तो वो फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड पिछली वीडियोस में क्वेश्चन में हमें गिवन होता था, तो इसमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं गिवन, तो ये भी इसमें एक फॉल्ट है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हम इसको टी ही अज्यूम करके चलते हैं कि लेट के इसका अभी मैग्नीट्यूड टी है, जो कि अननोन है, हमें नहीं पता। लेकिन ई सी ए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए जो कि आर सी ए हमें चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें दोनों पॉइंट सी और ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, एक्स वाई जी कुछ हैं, अननोन है, ठीक है, हमें नहीं पता। तो वो फाइंड करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी तरीका बताया था कि उसके लिए हमें क्या करना है, पहले पूरे उस पाइप का, जिस पाइप के पॉइंट किसी पॉइंट तक आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो पहले आपने क्या करना है, उस पॉइंट का, उस पूरे पाइप का आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ बी डी फाइंड करना है। फिर उसको आप अगर मल्टीप्लाई करवा दें उस यूनिट वेक्टर को उस पाइप के उस डिस्टेंस से, जिस डिस्टेंस पे आपने पॉइंट चाहिए, जिस पॉइंट पे आपको डिस्टेंस चाहिए, तो उस पॉइंट से मल्टीप्लाई, यानी 6 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आ जाएगा बी से सी तक का, ठीक है। तो ये चीज़ इसके इक्वल होती है 6 से, तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवाना। तो ये पिछले हमने वीडियोस में देखा क्या किस तरह होता है, ठीक है। ये हमने मेन फाइंड करना है, तो हमें पहले इसका यूनिट वेक्टर चाहिए बी डी का, तो उसके बाद हमें 6 से मल्टीप्लाई करवाना है। और दूसरा आप देख सकते हैं, मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए मुझे यहाँ से ओ से, ओरिजिन से लेके सी तक का डिस्टेंस चाहिए, मीन्स कि आर ओ सी चाहिए मुझे, तब जाके मैं क्या कर सकूँगा, मैं इसकी पोजीशन बता सकूँगा, इसके कोऑर्डिनेट्स मैं तब बता सकूँगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर चाहिए मुझे ओ सी का, ओरिजिन से सी का डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो वो कैसे पता लगेगा, तो वो मैं यहाँ पे एक वेक्टर बना लेता हूँ कि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक का। और फिर मुझे, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनती है, ओ से मैं बी तक का एक डिस्टेंस बनाता हूँ, ओ से, ये ओ डिस्टेंस है, ओ से मैं बी तक का डिस्टेंस फाइंड करता हूँ, फिर बी से मैं सी तक का एक डिस्टेंस फाइंड करता हूँ, यानी कि आर बी सी फाइंड करता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ जो कि ओ सी तक जाती है। तो मुझे ओ सी अगर चाहिए, ये रिजल्टेंट है, अगर मुझे ओ सी चाहिए तो मुझे इन दो वेक्टर्स का सम करना होगा, क्योंकि ट्रायंगल का रूल है ये, अगर रिजल्टेंट चाहिए मुझे ये चाहिए तो मुझे इन दोनों का सम करना होगा। तो वही मैं काम करूँगा यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे मैंने सम किया दोनों का, ठीक है, तो मुझे ओ सी मिलेगा। मुझे ओ सी मेन चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ओ बी और बी सी चाहिए। ओ बी कैसे मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ओ बी मुझे निकालने के लिए बी के कोऑर्डिनेट्स में से ओ के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं, तो मुझे पोजीशन वेक्टर बी का ओ बी मिल जाएगा, जो कि मुझे मिल गया। बी सी के बाद बी सी कैसे फाइंड करेंगे, मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स में से बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं, लेकिन उससे के लिए मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। तो सी के कोऑर्डिनेट्स तो नहीं पता, तो सी के कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए मुझे अभी जो तरीका मैंने देखा कि आर ओ सी चाहिए मुझे। तो आर ओ सी कैसे मिलेगा, इसका पूरे का यूनिट वेक्टर से इसके लेंथ से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो मुझे इसका डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी कि सी का। तो मैं फाइंड कर सकता हूँ बी सी, आर बी सी कैसे फाइंड करूँगा, ये देखें,
इस तरह आर बी सी मुझे फाइंड करना है, तो मुझे 6 डिस्टेंस जो है उससे मल्टीप्लाई करवाना है यूनिट वेक्टर ऑफ पाइप के यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं आपको पता है, पोजीशन वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, और पोजीशन वेक्टर बी डी का क्या आएगा, बी डी का पोजीशन वेक्टर डी के कोऑर्डिनेट्स में से बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करें तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो ये तो हम पिछली वीडियोज़ में सारा कुछ देख चुके हैं, इसलिए ये हम जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। तो इसमें आप यूनिट वेक्टर देख लिया आपने, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे सिंपली आपके पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर जो आ गया है वो किसका है, बी सी, ठीक है, बी सी भी आ गया मेरे पास, ओ बी भी आ गया। अब ये दोनों आप ऐड कर दें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, और यही चीज़ आपको चाहिए थी ओ सी, ताकि आपको सी के कोऑर्डिनेट सी ओरिजिन से लेके सी का डिस्टेंस पता लग सके, और जो ओ से ओरिजिन से लेके सी का डिस्टेंस है यानी कि ये वो क्या है आपका, वो उसकी सी की लोकेशन है, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्चुअली। तो ये आपके पास ओ सी है, आर ओ सी ये है, तो ये एक्सिस ये लोकेशन है सी पॉइंट की, तो एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया उसका, और सी ये जेड ये हो गया, ठीक है। तो ये उसकी लोकेशन आ गई पॉइंट सी की, तो पॉइंट सी की लोकेशन आ गई है। अब आपने क्या करना है, सिंपली अब आपने इसके टी जो है मैग्नीट्यूड से आपने इसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है। यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना होता है, तो मुझे तो इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मुझे ई सी ए चाहिए। तो ई सी ए के लिए मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए सी ए। तो अब सी कोऑर्डिनेट्स पता है मुझे, तो मैं सी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आर सी ए आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने माइनस किए कोऑर्डिनेट्स, तो मेरे आर सी ए आ गया। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, इसको ऊपर नीचे रख के मैंने इस तरह इसका भी यूनिट वेक्टर फाइंड किया ओ सी का, सी ए का। तो पोजीशन यूनिट वेक्टर फाइंड किया, इसको मैंने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करवाया, तो मेरे पास यहाँ पे इस -0.4 के साथ टी आता गया सबके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आई आ गया, ये जे आ गया, इसी तरह 0.2 टी इंटू के, तो ये आपके पास टी वेक्टर आ गया। अभी इसमें टी अननोन है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब दूसरा आपने जो फाइंड करना था वो आपने स्लाइडर नॉर्मल टू सरफेस फाइंड करना था। आप स्लाइडर अलहदा से ले लें, उसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। तो इसमें हमने ये स्लाइडर की जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो बना ली है, ठीक है। तो इसमें अब नॉर्मल सरफेस पे एक इस तरह फोर्स लग रही होगी, और इसके एक पाइप के पैरेलल जो है इसके यूनिट वेक्टर जो है कह लें वो बी डी का वो लग रहा होगा, ठीक है। तो वो बॉडी पे लग रहा होगा, और इस पर एक वेट इसका अपना होगा जो एक्ट कर रहा होगा इस स्लाइडर का, तो वो भी गिवन है उसका, ठीक है। मास, उसका मास गिवन है, तो उसका वेट जो है टोटल वो बन जाता है 100। ये वाई डायरेक्शन में वाई के पैरेलल है, ठीक है, तो इसलिए जे इसका यूनिट वेक्टर साथ गिवन है, और ये नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड है, ठीक है। तो नेगेटिव इसमें यूज़ होगा। और इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस का अगर हम सम करें, एक्सटर्नल फोर्सेस का सम करें इक्वल टू 0, मीन्स के यहाँ पे आप टी ये माइनस हो जाएगा इसके 100, तो ये नॉर्मल फोर्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स आपकी इस चीज़ के इक्वल आ जाएगी। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का सम करें इज इक्वल टू 0, तो ये नॉर्मल फोर्स इसके इक्वल आ जाती है। और इसमें आप याद रखें कि ये अब आपने फाइंड करना है इसमें नॉर्मल फोर्स, तो आपके पास टी भी अननोन है अभी तक, तो आप वो जो टी ये वेक्टर है यहाँ पे, तो टी आप वही पुट करेंगे इसमें और नॉर्मल फोर्स फाइंड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक इक्वेशन क्रिएट करनी है जो कि डॉट प्रोडक्ट की है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इस नॉर्मल फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो इस वजह से परपेंडिकुलर 90 एंगल, और अगर हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करें यानी कि कोस 90 करें एंगल दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें कोस 90 होगा और ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हमें पता है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आने वाला है, तो हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई, इसमें हम n की वैल्यू पुट कर देंगे और ई बी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे जो हमने पीछे फाइंड की। तो ये ई बी यूनिट वेक्टर फाइंड किया बी डी का, और यहाँ पे टी जो हमने पीछे फाइंड किया अभी वो टी की फॉर्म में, यहाँ पे टी अननोन है वो पुट कर दिया सारा। लेकिन इसमें जो यहाँ पे t-100 जे है, तो ये जे जो वेक्टर है, जे जो है यहाँ पे वैल्यू उसकी उसके साथ ये 100 माइनस हो जाएगा एक दफ़ा, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ बन के आ जाएगी। इसकी आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ टी अननोन है, तो टी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो टी फाइंड करने के बाद आप कोई भी ऊपर वाली इक्वेशन यूज़ करें, तो टी अननोन पता लग गया आपको, आप n की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। तो n क्या ये फार्मूला बन सकता है, ठीक है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसमें नेगेटिव कर दें, इसको पॉजिटिव कर दें तो कोई इशू नहीं है। तो ये बात वही है इसकी, तो इसका आंसर नॉर्मल का वो ये आ जाता है।
तो अब थ्री डायमेंशनल फोर्सेस देख लेते हैं जल्दी से। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वही तरीक़ेकार है। इसमें एक्स के फोर्सेस अलोंग दी और वाई मतलब एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस होंगी सारी वो ज़ीरो कर देंगे, और जेड के अलोंग एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस होंगी वो सारी इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे कंडीशन इस तरह अप्लाई की जाती है। अब इसमें यहाँ पे एक्स जेड और वाई यहाँ पे आपका एक्सिस दिखाए हुए हैं। यहाँ पे पॉइंट ए बी सी डी गिवन है और डी और सी ये सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब यहाँ पे ये सारी रस्सियाँ हैं, ठीक है, इनका आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना के इनके अंदर जो है टेंशन वो फाइंड करनी है। टेंशन इस रस्सी ए से सी में, ए से डी में और ए से बी में फाइंड करनी है। और सिंपल यहाँ पे इसमें यहाँ पे वेट एक बॉडी का एक्ट कर रहा है जिसका मास ये है, तो उसका आप सिंपली वेट फाइंड कर सकते हैं। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बना लें इस तरह। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद इसमें आपने क्या करना है, सिंपली इसकी टेंशन फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपके पास कोई एंगल नहीं गिवन, तो एंगल ना गिवन हो तो फिर आप उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड में रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपके पास सिंपल एक कंडीशन होती है कि आपके अगर पोजीशन गिवन हो, लोकेशन गिवन हो पॉइंट्स की, तो आप पोजीशन वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर का यूज़ करके भी इसको फाइंड कर सकते हैं। तो वही हम तरीका यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें आपके पास मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है। तो अब हमारे पास तरीक़ेकार ये होता था कि अगर हमने इस फोर्स का टेंशन फाइंड करनी है तो वो किस तरह करते थे, इसका वेक्टर फाइंड करने के लिए हम इसका मैग्नीट्यूड होता था, ठीक है, इसका, और उसको हम उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाते थे। और यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए होता था उस डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता था। पोजीशन वेक्टर आपको पता है क्या होता है कि डी के कोऑर्डिनेट्स को में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है सिंपली। तो ए डी, ये पोजीशन वेक्टर ए डी फाइंड किया, ए सी और ए बी जिन फोर्सेस का मैंने फाइंड करना है टेंशन, उनके मैंने पोजीशन वेक्टर फाइंड किया। उसी तरह मैंने उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड कैसे होता है, अंडर रूट डाल के स्केयर लेके सबका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इसी तरह फिर उसको ऊपर नीचे रख के उसका यूनिट वेक्टर ले लेना है। पोजीशन वेक्टर के ज़रिए उनका यूनिट वेक्टर लेना है। यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे हम इसमें और उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास यूनिट यहाँ पे फोर्स आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी, ठीक है। तो टेंशन ए बी के अंदर हमने टेंशन फाइंड की ये वाली, तो उसके लिए हमें यूनिट वेक्टर चाहिए ए बी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के लिए पोजीशन वेक्टर चाहिए थे। तो और मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया और उसको हमने पुट करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह ए सी फाइंड किया, इसी तरह ए डी फाइंड किया, तो तीनों हमने फाइंड कर लिए, ए सी, ए डी और ए बी। तो इन तीन फोर्सेस को मैं अब अननोन क्या है, टी ए बी और टी ए सी और टी ए डी, इनका मैग्नीट्यूड अननोन है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है कि यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन जिस तरह के एक्स के अलोंग कंपोनेंट सारे जीरो होंगे, वाई के अलोंग कंपोनेंट जीरो होंगे और जेड के अलोंग कंपोनेंट जीरो होंगे, इसी तरह इनके जो यूनिट वेक्टर हैं उनका भी कंपोनेंट जीरो हो सकते हैं, यानी कि आई कंपोनेंट, ठीक है, आई कंपोनेंट जीरो होंगे सारे। ये जो हमने फाइंड की इक्वेशन इसके अंदर आई कंपोनेंट जीरो होंगे ताकि इक्विलिब्रियम हो। जे कंपोनेंट इक्वल टू जीरो होंगे सारे, जितने भी सारे के कंपोनेंट होंगे इन सब फोर्सेस के वो भी इक्वल टू होंगे ज़ीरो, यानी कि जेड के अलोंग जो कंपोनेंट्स होंगे वो सारे इक्वल टू ज़ीरो होंगे। तो हम ये कर सकते हैं कि सब आई कंपोनेंट्स को सम करें और उसको इक्वल टू ज़ीरो कर दें। तो इस इक्वेशन में जो आई कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं, और इस इक्वेशन में आई कंपोनेंट्स जो आएंगे और इस इक्वेशन में जो आई कंपोनेंट्स आएंगे उन सब का आप सम करें एक दफ़ा, जिस तरह ये मैंने सम किया, और उनको आप इक्वल टू ज़ीरो कर दें। इसी तरह यहाँ पे जे कंपोनेंट्स, यानी कि जे कंपोनेंट्स सारे ऐड करें तीनों इक्वेशंस के, उनको ऐड इक्वल टू ज़ीरो कर दें। अब यहाँ पे 98 ये क्या है, ये वेट है, ठीक है, और ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इट मीन्स कि ये जे कंपोनेंट में आएगा, तो वेट भी आपका इंक्लूड होगा जे कंपोनेंट के अंदर। तो ये बात याद रखेंगे। तो ये जे कंपोनेंट में ये भी इंक्लूड होगा जो कि नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड है, और ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे के कंपोनेंट्स भी सम करेंगे, उनको इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। इस तरह ही अब तीन इक्वेशनें आ गई हैं। अब इन तीन इक्वेशनों को आप साइमल्टेनियसली सोल्व करके इजीली आप इनको, तीन इक्वेशन है और तीन अननोन है, तो इजीली आप इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं इस तरह।